बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ मौजूद हैं हारूनुर रशीद साहब। नाज़रीन, आज यौम दिफा था, बहादुरों की दास्तान सुनाने का दिन, उनकी अज़मत को सलाम पेश करने का दिन और शोहदा को याद करने का दिन कि जो इस मट्टी पर कुर्बान हो गए और हमें सांसें मुहैया कर गए। आज के दिन पाकिस्तानी सियासत की इतलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पेशावर में जलसा सजाया और उससे खिताब करते हुए ये कहा कि ये फ़ौज मेरी है, ये मुल्क मेरा है, ये इदारे मेरे हैं और मैं इदारों की मजबूती चाहता हूँ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदारों से लड़वाने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये जब हारने लगते हैं तो विकटें उठा के भाग जाते हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी तरफ हमारी मुआशी सूरत हाल ये है कि आज ही के दिन डॉलर की कीमत में भी इजाफा हुआ। आज ही के दिन नेपरा के कहने पे 3 रुपये 39 पैसे फ़ी यूनिट बिजली भी महंगी कर दी गई और सैलाब से मुतासरा एदादो शुमार अगर दिखाई दें तो वो 2000 अरब से ज़ायद का पाकिस्तानी मईशत को नुकसान हुआ है और पाकिस्तानी मईशत के हवाले से आने वाले दिनों में महंगाई के एदादो शुमार भी होशरुबा हैं। अब बात का आगाज़ पाकिस्तान की सियासत से करते हैं। क्या ये इतलात दुरुस्त हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है? जो है एक इजलास हुआ है जिसमें गिरफ्तारी का मंसूबा बना है। ये मैं नहीं कह सकता कि ज़रूर गिरफ्तार करेंगे, मुमकिन अफवाहें फैला रहे हों, क्योंकि कैफियत ये है कि अंदर पार्टी में इख्तलाफ है। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। डर भी बहुत रहे हैं, गिरफ़्तार करना भी चाहते हैं, मुकदमे पे मुकदमा हो रहा है और इस बात से खौफज़दा हैं कि भाई गिरफ़्तार करेंगे फिर भी इलेक्शन तो वो जीत जाएगा और फिर क्या करेंगे, पार्टी पे पाबंदी लगाएं। ये कोई अदालतें हैं, अदालतें कोई इनकी तरजीहात की पाबंद तो नहीं है, जो ये चाहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन जज्बा इंतकाम उकसाता है तो फिर मंसूबे बनाते हैं। गिरफ़्तार करना आसान नहीं है, उसके बहुत संगीन नतायज होंगे। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, मैं क्या वो अपना जो हुकूमत के हामी बड़े बड़े अखबार नवीस हैं वो कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी ले जाएगा। तो ये कहते हैं भाई इसके हाथ पांव बांधो, नवाज शरीफ को आने दो। शहबाज शरीफ नाकाम हो गए, मरीम नवाज नाकाम हो गई, सैलाब को संभाल नहीं सके, इलेक्शन का आ गए, वो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, उससे भी मेरा अंदाज़ा कि भागेंगे। अगर नहीं भागेंगे तो 9 की 9 सीटें अगर वो जीत गया या 9 में से 7-8 भी जीत गया तो फिर इनका क्या होगा। डरे हुए भी बहुत हैं, इंतकाम भी लेना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका क्या करें। हारून साहब, आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत में कोई इत्तेहादी ऐसा भी है जो ये मशवरा देता हो कि गिरफ्तारी से बाज रहना चाहिए? ये तो मुझे मालूम नहीं, पीपल्स पार्टी सरगर्म नहीं है। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उन्हें बड़ी बेचैनी है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ़्तार किया जाए और हर रोज़ एक नया मुकदमा बनाया जाए। वो जो उन्होंने कहा था ज़मीन गर्म कर देंगे, उस वक्त इसकी ये ताबीर की गई थी कि शायद वो अपने मदारस के लड़कों को मैदान में लाएंगे, कोई अपना तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे। लेकिन अब ये वाज़ेह हो रहा है कि वो मुकदमात चाहते हैं, हर रोज़ एक नया मुकदमा हो जाता है या मुकदमे जैसे दहशतगर्दी का मुकदमा नई दफ़ात उसमें शामिल कर दी जाती हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान बहुत बेचैन हैं, नवाज शरीफ साहब बेचैन हैं इसके लिए, मरीम यही चाहती हैं, शहबाज शरीफ का पता नहीं क्या चाहते हैं, इसलिए कि वो हालत उनकी अच्छी नहीं है। आपको पता, बात करते करते भूल जाते हैं, शेर भूल जाते हैं, कोटेशन भूल जाते हैं, वाक़या भूल जाते हैं। फिर साथ वाले से पूछते हैं वो क्या था वो शेर क्या था, वो वाक़या क्या हुआ था, वो कब हुआ था, वो जो इसका ये मतलब है, इसका क्या, वो कौन सा क्या कोटेशन थी उसकी। तो उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नवाज शरीफ यही चाहते हैं, फजलुर रहमान यही चाहते हैं, मरीम यही चाहती हैं, राना सनाउल्लाह यही चाहते हैं। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कुछ लोग तो कह रहे होंगे भाई ये अपना रिस्क न लो, इसमें बड़ी तबाही हो जाएगी। हारून साहब, आप क्या समझते हैं, खान साहब के काफिले की गाड़ी में जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था कल, ये किसी मंसूबे का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। उस पर खामोशी क्यों है, उस पर तफ्तीश क्यों नहीं हो रही? पीटीआई को भी मुतालबा करना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि वो आग जहाँ भड़की इतनी तेज़ी के साथ, शॉर्ट सर्किट से वहाँ इतनी तेज़ी से आग नहीं भड़क सकती, लिहाजा उसकी तफ्तीश हो तो फिर हम कुछ अर्ज करें। लेकिन ये इस हुकूमत से क्या उम्मीद हो सकती है, इसकी तफ्तीश कराएगी वो?
हरून साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा था कि हम इनके लिए ज़मीन गर्म कर देंगे, इनकी तितलियों के तलवे जो हैं वो सकत नहीं ला पाएंगे। क्या ये मुराद मुकद्दमात के हवाले से थी? ये देखे, अब तो ऐसे ही लगता है वो अपना दूसरा दबाव के दूसरे हरबे भी हो सकते हैं। वो देखिए, उनका ये ख्याल है कि ये जो वर्कर हैं इनके, ये जेल नहीं जा सकते, मसाइब नहीं सह सकते, तवील एजिटेशन नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं वाकई कमज़ोर हैं, लेकिन बहुत से लोग गिरफ्तारी पेश करने के लिए तैयार होंगे और मसाइब से गुजरने पर आमादा होंगे। और वो घर से निकला, उसने कोई एजिटेशन की अपील नहीं की, और लाखों लोग जो हैं घरों से बाहर निकल आए। और कई एक से ज़्यादा मौके पर ऐसा हुआ कि किसी अपील के बगैर, फिर ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि एक जगह जलसा हो रहा है और मुख्तलिफ शहरों में जलसे सुने जा रहे हैं, और लाहौर में ख़ास तौर पे, कराची में भी बहुत, पेशावर, गुजरांवाला, मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर, हर जगह पे। तो वो अंदाज़ा उनका ये था कि भाई ये अनपॉपुलर हो चुके हैं। कोई सर्वे वगैरह भी सुना कराए थे, पता नहीं किस किस्म के वो सर्वे थे। अगर किसी बाकायदा अदारे से सर्वे कराए होते तो उन्हें बताते कि ऐसा भी अनपॉपुलर नहीं है। हर हुकूमत अनपॉपुलर होती है कुछ अरसे के बाद, बावजूद इसके कि हेल्थ कार्ड जारी किए थे, कोरोना से ठीक फाइट किया था, और 9 लाख बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से गैर मुस्तहिक लोगों को निकाल दिया था। और भी कुछ ये अपना नौजवान प्रोग्राम जो बनाया था, नौजवान पाकिस्तान प्रोग्राम, घरों के लिए काम शुरू हो गया था। कोई कितने हज़ार घरों के लिए ख़ुव्वत को पैसे दे दिए गए थे, उन्होंने कुछ काम भी किया। इसके बावजूद बहरहाल हुकूमत कोई ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती। पॉपुलैरिटी का पता तब चलता है जब इलेक्शन का मरहला है या किसी को हुकूमत में से निकाल दिया जाए। तो पॉपुलर तो बहुत था, गलती इतनी बड़ी की और फिर उसके बाद ऐसे इक़दाम किए कि उसकी पॉपुलैरिटी में हर रोज़ इजाफा होता चला गया। तो ऐसी एक कमज़ोर लरसती हुई हुकूमत है जो अपनी रिट कायम नहीं कर सकती, और ख्वाब देख रहे हैं पंजाब हुकूमत को ख़त्म करने का। वो ख़त्म हो, इमाम ख़मीनी की तरह नुज़ूल हो, नवाज शरीफ का बड़े बड़े जलसे हों, तो बस ये हसरतें दिल की मुजस्सम नहीं होने पाती, ख्वाब बनने नहीं पाता कि बिगड़ जाता है। हरून साहब, फर्ज कर लें अगर गिरफ्तारी होती है तो उसके नताइज क्या देखते हैं? नताइज लोग सड़कों पे होंगे, और क्या नताइज होंगे उसके? एजिटेशन होगा, और इसके बावजूद वो फर्ज कीजिए वो उसे जेल में रखने में कामयाब भी हो जाते हैं। अव्वल तो अदालतें किस लिए हैं? तो इसके बावजूद वो इलेक्शन जीत जाएगा, और 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत जाएगा। अगर वो बनी गाला में बैठ के, आज एक हुकूमत के बड़े पुरजोश आदमी ने कहा वो बनी गाला में बैठ के पंजाब की हुकूमत चला सकता है, पख्तूनख्वा की चला सकता है, और इसके अलावा जिसका जिक्र उन्होंने नहीं किया, गिलगित और बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत चला सकता है, तो मरकज़ की हुकूमत क्यों नहीं चला सकता? फर्ज कीजिए उसे नाअहल भी करार दे दें, गिरफ्तार भी कर लें, इलेक्शन भी ना लड़ने दें। एक बचगाना ख्वाब है। ये वो ख्वाब हैं जो दिन की रोशनी में देखे जाते हैं, ये पूरे होने वाले नहीं हैं। उससे बात ही करनी होगी, इलेक्शन ही कराने होंगे, और कोई चारा नहीं। इलेक्शन लेट हो जाएंगे, सैलाब की वजह से सिंध में तो बहुत बुरी हालत है, और जनूबी पंजाब में भी बहुत नुकसान हुआ है, पख्तूनख्वा में भी हुआ है, बलूचिस्तान में बड़ी तबाही आई है। तो ज़ाहिर है इलेक्शन ताख़ीर से होंगे, और इस असना में डिलीवर ये नहीं कर सकते, महंगाई और बढ़ेगी। हरून साहब, आपने आज देखा कि आज जो फैसला हुआ उसके नताइज तो आवाम के सामने, वो तो मैं बार बार आपको तफसील से बता चुका हूँ। देखिए, अदालत जो है वो सारे आस्पेक्ट देखती है। मतलब उन्होंने कहा तफ्तीश में शामिल हो जाएं, तो ये ज़रूरी है, तफ्तीश में शामिल होना ज़रूरी, मगर साथ ये भी कहा तफ्तीश ठीक होनी चाहिए और उसी मरहले पे ख़त्म कर दें। वो तफ्तीश क्या है, उसमें तफ्तीश क्या करनी है? तकरीर है, तकरीर। और उसमें उन्होंने वजाहत भी कर दी थी उसी दिन, उसी वक्त, उसी तकरीर में कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। देखिए ना, वो अदालत में जा सकते हैं कि ये जिस अदालत ने यह फैसला दिया उसकी शहबाज गिल की जाने का, जिस्मानी रिमांड का, तो ये फ़ैसला वो अदालत में जा सकते हैं हायर कोर्ट में कि भाई ये कानून का मुताबिक नहीं है। इस तरह की कोई, इसकी तरह की नज़ीर बहुत कम होगी, शायद कोई नहीं होगी, एक भी नहीं होगी, और उस पर तशद्दुद हुआ, तशद्दुद तो वो साबित कर सकते हैं।
रिलीफ मिल सकता है बिल्कुल अदालतों से। ठीक, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं। ठीक, तो इस बारे आप क्या कहेंगे कि डिप्टी स्पीकर की तरफ से जो के बारे में ये नहीं कह सकते कि क्या फैसला होगा। सही, ठीक, वो डिप्टी स्पीकर की तरफ से जो इस्तीफे की मंजूरी थी उसको कलअदम करार दिया गया और स्पीकर की तरफ से जो 11 मंजूर किए गए उसको सही करार दे दिया गया। इस पे क्या राय रखते हैं? देखिए, जो तो डिप्टी स्पीकर का फैसला कलअदम करार दिया वो तो समझ में आता है। ठीक, जो स्पीकर का फैसला जो है बरकरार रखा, उसमें मेरा ख्याल है प्रॉब्लम और है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि अदालतों से कि पार्लियामेंट की कार्रवाई के बारे में अदालतों में वो उनको ज़्यादा ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। एक हद से ज़्यादा नहीं अदालत इसमें कोई किरदार अदा कर सकती। लेकिन ये है कि अब आप अदालत को भूल जाएं, अब हम असम्बली की तरफ चलते हैं। ये क्या बात हुई जी कि 150 आदमियों ने इस्तीफा दिया और 11 का मंजूर कर लिया और 11 उन आदमियों का मंजूर किया, उन सीटों पे मंजूर किया जहां मार्जिन कम है। ये क्या फैसला है जी? यानी आप यहाँ सारे फैसले कबूल कर, इस्तीफे कबूल कर लें, सारे मुस्तरद कर दें। अब चाहिए अरकान असम्बली को, खान साहब को इसमें कोई फैसला करना चाहिए। वो ग्रुपों की शक्ल में जाएं, 5-5, 10-10 आदमी जाएं और स्पीकर के सामने पेश हैं। अब स्पीकर साहब या उन्हें अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो उनकी जिम्मेदारी होगी, अटेंड करेंगे तो उनके इस्तीफे कबूल करने होंगे। हारून साहब, शख्सी तौर पे ना जाने के पीछे मंतक क्या दिखाई देती है? कोई मंतक नहीं है, मेरी समझ से बाहर। तो ये खान साहब ने फिर किस वजह से रोक रखा है उन्हें? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने आपको बता दिया क्यों रोक रखा है। जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है डे टू डे मसाइल इतने हैं, उसमें उलझे हुए हैं, हर रोज़ मुकदमे हैं, हर रोज़ जलसे हैं, 9 सीटों पे ज़मीनी इलेक्शन होने वाले हैं, सैलाब आया हुआ है, उसके लिए टेलीथोन करना है, उसके लिए टीमें बनानी है। सिंध में ख़ास तौर पर बुरी हालत है। सिंध की तो सारी लीडरशिप उसमें उलझी हुई है, एक एक जगह जा रही है। पीपल्स पार्टी तो कुछ करेगी नहीं, कभी उसने कुछ किया नहीं। आप जहाँ जा रहे हैं सैलाब जदगान में, आप देख रहे हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है और क्या रऊनत का रवैया है उनका। तो NGOs काम कर रही हैं, फलाई तंजीमें काम कर रही हैं। साइज तबाही का इतना बड़ा, ये तो उसको उजागर भी नहीं कर सके, दुनिया को बता भी नहीं सके कि कितनी बड़ी तबाही आई है। 3-4 हफ्ते के बाद तो इनकी आंख खुली। वो तो वज़ीर आज़म साहब ने भी आज का 1 हफ्ते के बाद अंदाज़ा हुआ। हफ्ते के बाद आपको अंदाज़ा हुआ? क्यों? ये आप 18वीं सदी में रह रहे हैं, ये बंगाल के कहत के ज़माने में रह रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद नहीं अंदाज़ा हुआ, 2-3 हफ्तों के बाद अंदाज़ा होना शुरू हुआ। उससे पहले तो ये बैठे रहे हमजा को वज़ीर आला बनाने के लिए लाहौर में, और जोड़ तोड़ करते रहे, ख़रीदारी करते रहे और कानूनी जंगें लड़ते रहे और मुकदमात बनाते रहे। हारून साहब, आप क्या समझते हैं, महंगाई जिस हद तक बढ़ती जा रही है, महंगाई के आदाद व शुमार, फिर पेट्रोल की कीमत, फिर उसके साथ साथ बिजली की कीमत, ये कहाँ पे जाके सिलसिला रुकेगा? कहीं भी नहीं रुकेगा। ये देखिए, अभी सिंध में पानी उतरेगा, खुदा करे गंदम की फसल ठीक हो जाए। वो इमरान खान के बयान में बड़ी नुक्ताचीनी की, जो उसने कहा कि नुकसान तो बहुत हुआ है मगर गंदम की फसल अच्छी हो सकती है, तो उसने ठीक कहा है। वस्ती पंजाब में तो गंदम की फसल बहुत अच्छी इसलिए होगी कि नमी बहुत है ज़मीन में, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। और जब हल चलाया जाएगा नवंबर के आगाज़ में, 20 नवंबर तक फसल काश्त करनी होती है, उसके बाद अगर फसल काश्त की जाए तो पैदावार कम हो जाती है। तो जनूबी पंजाब में बहुत सारे एरिया में गंदम काश्त हो जाएगी जहाँ पानी उतर सकता है। दरिया सिंध में पानी कम होना शुरू हो गया। वैसे सिंध में मसला है, सिंध में यहाँ फसल ज़्यादा होगी, सिंध में मसला है। अगर पानी निकाल सकते हैं, इसके लिए फ़ौज को कुछ करना होगा, वफाकी हुकूमत को करना होगा। सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद ना रखें। देखिए, सिंध में तबाही इतनी दरिया के पानी से नहीं आई है। सिंध में बारिशें ज़्यादा हुई हैं, बारिशें पंजाब में भी तो ज़्यादा हुई ना, लेकिन वो उसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर है, बलूचिस्तान में भी है। सिंध में इलाका जो है वो सतह समंदर से बराबर है या नीचे है, इसलिए उसके लिए अलग ड्रेनेज सिस्टम ज़रा बेहतर किस्म का चाहिए। मगर ऐसा कोई नहीं। वो जो बोरियां गंदम की चोरी हुई हैं, उनकी कीमत अगर आप निकाल लें इतने पैसों में हो जाएगा। 20-25 अरब रुपए चाहिए। ये खैरपुर से लेके
तो समंदर तक जो पट्टी छोड़ी गई थी एक नहर की शक्ल में, वो उस पर तामीरात कर ली गई है, वो उस पर अपना फसलें उगा ली गई हैं। इसी तरह वो बाद शहरों में है ही नहीं ड्रेनेज सिस्टम में। पानी जब ज़मीन में जाने का कोई बंदोबस्त ही नहीं है तो वो खड़ा ही होगा ना गलियों में और खेतों में। और फिर बाद जगह पे ये किया कि कुछ वडेरों की ज़मीनें बचाने के लिए अपना बंद तोड़ दिए और आबादियों को गर्क कर दिया। तो पैसे ज़्यादा नहीं चाहिए, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। बेहिसी है, बेदर्दी है, परवाह नहीं है, बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। जरदारी साहब की बला से सारा सिंध डूब जाए। वो ये समझते हैं कि भाई यहाँ हमारी गिरफ्त है, अपोजिशन कमज़ोर है। लेकिन आप देख रहे हैं पहली बार बगावत हो रही है। वो भी आ गए, अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर भी लोगों से घुले मिले, बड़ी यानी वो उनकी तरह दूसरों की तरह नहीं गए और उनको वेलकम किया गया जहाँ कहीं वो गए। लेकिन वो वेलकम तो किया गया, लेकिन उनका जो तासुर है वो इस तरह ही दिखाई देता है कि जैसे वो सिंध में सियासत से गुरेज़ हैं। हाँ, गुरेज़ें तो है ना, अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दे, इसलिए कि भाई आसान तो नहीं है सिंध में जरदारी साहब के होते हुए किसी के लिए सियासत करना। कितने हुर कत्ल हुए हैं, कितनों पे मुकदमात बनाए गए हैं। पीर साहब पगाड़ा को उन्होंने पेशकश की थी पिछले इलेक्शन में कि उनके साथ मिल जाएं, बड़ी पुरकशिश पेशकश थी। मेरी उनसे बराह रास्त बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। दुबई में उन्होंने कहा कि मुझे कुछ इस तरह के पैसों की ऑफर हुई, तो मैंने कहा मैं पैसों का क्या करूँगा। ज़ाहिर है कि वो एक और तरह के आदमी हैं, रोमांटिक आदमी हैं, वो अपने ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले आदमी हैं, वो रुपये पैसे से ज़्यादा शगफ नहीं रखते। तो बडेरों को तो सब कुछ शामिल कर, मैंने आपको बताया सिविल सर्विस पे भी गिरफ्त है, पुलिस पे भी है। तो अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए और ये वडेरे जो सफाके के साथ पेश आते हैं, इनमें से चंद है कि बादपुरस हो, और रेंजर्स के पास पुलिस के इख्तियारात हैं, उन्हें करना चाहिए। ये जो सलूक लोगों से कर रहे हैं, तो ये जो जहाँ बंद तोड़े गए हैं और लोगों की ज़मीनें और बस्तियाँ तबाह हुई हैं, गाँव डूब गए, तो रेंजर्स को कार्रवाई करनी चाहिए ना उनके खिलाफ। हारून साहब, आप कहते हैं बंद तोड़े गए हैं, कार्रवाई करनी चाहिए, ड्रेनिंग सिस्टम हो तो हालात बेहतर हो सकते हैं। ये हालात बेहतर हो गए तो फिर उन लोगों का क्या बनेगा जो आफतों में जिनका वसीला है कारोबार चलता है? बस उसका मैं क्या अर्ज करूँ क्या बनेगा। अब अगर किसी का पेशा चोरी हो, डकैती हो, राजधानी हो, तो उसका क्या बनेगा जब कानून नाफिज हो जाएगा। हारून साहब, आप ये देखिए कि आइंदा माली साल के लिए पाकिस्तान की IMF के साथ जो डील हुई, उस डील के बावजूद भी IMF के ये अदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास कौन सा रास्ता खुला है? पाकिस्तान के पास सिर्फ एक रास्ता खुला है। ये कोई बात नहीं कर रहा, यानी अपोजिशन पार्टियां भी नहीं ये बात कर रही, हुकूमत तो कर ही नहीं रही। वो है मुआखात मदीना का रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। आपके पास वसाइल नहीं है, 2000 अरब रुपए आप मुहैया नहीं कर सकते। इससे भी ज़्यादा पैसों की इनफैक्ट ज़रूरत है। 5-10% लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। पुलिस गड़बड़ करती है, वडेरे गड़बड़ करते हैं, ट्रक जो है वो 18 घंटे में पहुंचता है, 7 घंटे की बजाय सक्खर तक कराची में। रास्ते में बाज़ औक़ात उन्हें रुकना पड़ता है, खड्डे पड़े हुए हैं, कोई इंतज़ामिया मदद नहीं कर रही है। मुआखात का रास्ता है मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया था। हर आदमी एक ख़ानदान की जिम्मेदारी ले ले, जैसे भी वसाइल हैं, जितने उसकी मदद कर सकता है। कराची में ऐसे लोग हैं, लाहौर में ऐसे लोग, ख़ास तौर पे कराची वालों से बहुत उम्मीद है, उन्हें मोटिवेट किया जाए। कोई गया ही नहीं उन्हें मोटिवेट करने के लिए, किसी ने उनसे बात ही नहीं की। ऐसे लोग हैं जो 100, 200, 400 ख़ानदानों की जिम्मेदारी ले लेंगे। उन्हें बेचारों को क्या चाहिए? खाने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए आर्जी कैंप चाहिए, और जब मकान बने तो सादा वो उसका अंदाज़ा ये 3 लाख रुपए में वो मकान बन सकता है, ज़रूरत का ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए में, और नई टेक्नोलॉजीज उसमें इस्तेमाल होगी। हाँ, ये एक प्लान बनाया जाए, खान साहब बनाएं अगर उनकी हुकूमत आ जाती है जल्द, या ये हुकूमत अगर यही बना लें तो इनकी बड़ी नवाजिश है। हर ख़ानदान 1 या 2 या 3-4 ख़ानदानों की जिम्मेदारी ले। आज इसका मंसूबे का ऐलान किया जाए, इसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाए, डॉक्टर सानिया निश्तर जैसा कोई इसका निगरान हो, तो आप
एक चंद दिन में कई लाख खानदानों की जिम्मेदारी लोग कबूल कर लेंगे। चंद दिन में कई लाख खानदानों की जिम्मेदारी कबूल बस वही तरीका है और कोई तरीका नहीं। यही एक तरीका है कि मवाक़ात मदीना के उसूलों पर अमल पैरा होते हुए बेहतरी की आज आप कल प्रोग्राम करें अपने चैनल पे, सही, तो लाखों आदमियों की जिम्मेदारी जो है लोग कबूल कर लेंगे। इसके लिए आपको दर दर हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं है। हारून साहब, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे, इसी को लिए के ऊपर मजीद भी बात करते हैं और बात करते हैं कि पाकिस्तानी मईशत किन मसाइल से दोचार है और उसका हल क्या निकल सकता है। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान में बिजली की कीमत में फिर इजाफा हुआ और आम सारिफ की राय यह है कि मेरी माहाना तनख्वाह जितनी है या तो मैं बिजली के बिल अदा कर सकता हूँ या अपने बच्चों का पेट पाल सकता हूँ। इस वक्त आवाम जो है वो अजियत पे मुब्तला हैं और वो हुक्मरानों की तरफ देख रहे हैं और हुक्मरानों के इकदाम ये हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लोगों से हज़ारों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। ये महंगी बिजली के मनसूबे जो है ये किसकी तरफ से लगाए गए, इसका जिम्मेदार कौन है, अवाम किसकी वजह से अजियत में मुब्तला हैं। हारून साहब, इस वक्त अगर मौजूदा महंगाई के अदाद शुमार देखें तो आप उससे वाकफियत रखते हैं। ये महंगे बिजली के मंसूबे, महंगी बिजली, उसकी कीमतों में रोज बरोज इजाफा, ये अवाम पे कितना बोझ मुसल्लत किया जाता रहेगा? ये भी और होगी बिजली महंगी। गैस तो 70% महंगी होगी, 70%, 120 अरब रुपए उसमें से पैदा करना चाहते हैं। और इसी तरह पेट्रोल की लेवी जो 37 रुपए है, ये 50 रुपए का तो ये वादा कर चुके हैं, मुमकिन है और भी इजाफा करें। महंगाई तो बढ़ती जाएगी, इसलिए कि ये एक सहमी हुई, सोई हुई, डरी हुई हुकूमत है। ये IMF से मुज़ाकरात कर ही नहीं सकती। इसलिए बिजली के मंसूबे देखें ना, महंगे बिजली के मंसूबे लगाए। LNG तो कोई यकीन से नहीं कहा जा सकता उसकी कीमत क्या होगी। वो 40 रुपए तक कास्ट करती है, 30 से 40 रुपए तक। और जो कोयले के वो लगाए, आप अंदाज़ा लगाएं कि साहिवाल में कहाँ से कोयला आएगा, जनूबी अफ्रीका से कोयला आएगा और साहिवाल पहुँचेगा। तो ये थर पे क्यों नहीं लगाया? थर में कास्ट क्या है? 3.5 रुपए फी यूनिट। वो क्या फारसी में कहते हैं कि पंबा कुजा कुजा नहम, कहाँ कहाँ जो है वो मरहम रखी जाए ज़ख्म पे। भाई ये मंसूबे जो बनाए उन्होंने चीनी कंपनियों के साथ मिलकर, उसकी तफसील ही को हमको मालूम नहीं है। और ये पहले तजर्बा हो चुका था बेनज़ीर के दौर में, महंगे मंसूबे बन चुके थे, जरदारी साहब उसमें शामिल थे। फिर ये गए, फिर उसी तरह के मंसूबे बनाए। पानी से बिजली क्यों नहीं पैदा करते? एटमी बिजली क्यों नहीं पैदा करते? हमारे पास बेहतरीन साइंसदान हैं, हम बना चुके हैं, अब उसमें कामयाब हो चुके हैं, हमने अपने तौर पे बनाए हैं एटमी बिजली के प्लांट। और थर में क्यों नहीं लगाते? और ये 40,000 मेगावाट की कम अज़ कम पख्तूनख्वा में कैपेसिटी है। नहरों पे है मकामी तौर पे, हर कहीं पानी से, जहाँ कहीं दरिया बह रहा है, नहरें हैं। वो 100 साल से पहले लगभग कोई बाद नहरों पे अंग्रेज़ों ने इसका तजुर्बा किया था, प्राइवेट तौर पर भी इसका तजुर्बा किया गया है। हर कहीं नदियों पे, जहाँ कहीं चश्मे हैं, छोटी मोटी ज़रूरतें। अब ये कहते हैं कि जी शमसी तवानाई से मसला हल करेंगे। वो तहकीकी तो अजीब इंकशाफ हुआ। भाई आपके पास 9,000 वो हैं अपना ग्रिड स्टेशन तो 2,000 हैं। तो ये अपना जो आपका जो सिस्टम है वो बोझ ही नहीं उठा सकता 5% से ज़्यादा शमसी तवानाई का। तो सोलर एनर्जी के अगर प्लांट लोग लगा लेंगे तो ये तरसीली निज़ाम ही नहीं है आपके पास, वो चकमा दे रहे हैं। ये अजीब हुकूमत है, ये हर चीज़ में एक शोबदाबाजी करती है, चकमा देती है। मसलन ये सब्जियां मंगाएंगे, आपको बताया था अमारात से, वो अमारात में सब्जी होती नहीं है, तो कहाँ से? अभी आज कह रहे थे मिफ्ता साहब कि इंडिया से कपास मंगाने के लिए बड़ा दबाव। मैं आपसे कब से मैं कह रहा हूँ ये हर चीज़ मंगवाएंगे इंडिया से। ओ भाई ठीक है, ज़रूरत भी होती है बाज़ औक़ात, मंगवाएं, आप उसका ऐलान करें। ये उल्टे हाथ से कान क्यों पकड़ते हैं, ऊपर से हाथ ले जाके? सीधी बात करें। इस कदर खौफजदा लोग हैं और इस कदर इनका अंदाज़ फिक्र मरीजाना है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। ओ भाई मंगवानी है, कपास मंगवाएं अगर जरूरत, पहले भी तो मंगवाई है, पहले भी तो तजारत करते हैं। अब भी मैंने आपको बताया था कई $100 मिलियन की तजारत हो रही है। मैं लोगों से मिला हूं जो इंडिया से तजारत करते हैं। परसों एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने तफसील बताई उसकी। तो वो उसके बेशुमार रास्ते हैं, स्मगलिंग से हो रही है, बराह रास्त भी हो रही है वाक़ा के जरिए।
हरून साहब, आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जो तलब व रसद है बिजली की वो 32,000 मेगावाट है और कभी हमारे पास 24,000 होती है, कभी 25,000 होती है। लाइन लॉसेस नहीं अभी तक कम हो सके, चोरी नहीं अभी तक रोकी जा सकी, तो ये सिस्टम को बेहतर कौन करेगा? दावे तो हर कोई कर। लाइन लॉसेस नहीं है, नो लाइन लॉसेस नहीं है। लाइन लॉसेस 4-5% होते हैं, 6% हो सकते हैं। ये 25-30% बिजली कहाँ गायब हो जाती है? इसके बिल ही नहीं देता कोई। ये जरदारी साहब को नजर नहीं आता कराची में, सखर में दिखाई नहीं देता। ये इन लोगों को कोई मुल्क से दिलचस्पी नहीं है। 20-25% बिजली। महमूद अजगज़ई के इलाके में भेड़ों के बाड़ों को गर्म रखने के लिए हीटर लगाए जाते हैं। कबायली इलाके में, पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में बिल पे नहीं किए जाते। कुछ अर्सा पहले सख्ती की गई थी, फिर वो भूल जाते हैं। गुजरांवाला में बिजली बहुत चोरी होती है। ये मोहल्ले के मोहल्ले हैं फैसलाबाद में, जिसमें गैस भी चोरी होती है, बिजली भी चोरी होती है। किसी को परवाह नहीं है। जो करने के काम है वो नहीं करेंगे, सारा दिन लगे रहेंगे इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, बयान जारी करने में, वो भी इसी काम में लगे रहेंगे। अजीब कामों में ये कौम लगी हुई है। भाई जो करने के काम है वो करें। बिजली की चोरी रोकें, गैस की चोरी रोकें। और गैस का और पोटेंशियल है हमारा, इसमें वजीरिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, तो गैस निकालें भाई। और ये गैर ज़रूरी तौर पर जहाँ जहाँ इस्तेमाल होती है, दुनिया भर में दुकानें 7-8 बजे मैक्सिमम बंद हो जाती हैं। बाद मुल्कों में तो यूरोप में मैंने देखा कि 6 बज रहे होते हैं तो वो शोर मचा देते हैं, जी जल्दी करें हमें बंद करना है, और वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं दरवाजे। यानी अगर आप बर वक्त नहीं निकलेंगे तो रात भर दुकान में बैठे रहें, सर्दी में ठठरते रहें, अगर सर्दी का मौसम है। वैसे तो वहाँ गर्मियों में भी ठंड होती, कुछ ना कुछ होती ही है। ये स्कैंडिनेवियन ममालिक में वो कहते हैं ये 5 मिनट हैं, ये आप मेहरबानी करके फैसला करें, वो ख़रीदना है तो ख़रीद लें, नहीं तो हम बंद कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है जी, कोई बड़ा आपके पास कोई मुग़लों के ज़माने की तरह 25% मईशत है दुनिया की आपके पास, और आप जो चाहें करें। और ताजर जो हैं वो टैक्स नहीं देंगे क्योंकि वो बड़े लाडले हैं। हरून साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत के लिए जिम्मेदार नहीं देंगे टैक्स? ये दुनिया का अजीब मुल्क है, यहाँ जरी टैक्स है ही नहीं। 10 करोड़ रुपए का आमों का बाग बिकता है, 1 रुपया टैक्स नहीं। यहाँ पे तो सब्सिडाइज किया जाता है ना सर। हरून साहब, आप किसान को मराद दें। देखिए, खाद सस्ती करें, उसके लिए बिजली सस्ती करें। बिजली तो तब सस्ती होगी ना, नंबर 1 उसकी पैदावार सस्ती हो। जैसे मैंने आपको बताया, थर में हो सकती है, पानी से हो सकती है, एटमी बिजली हो सकती है। फिर यह है कि उसमें चोरी रोकी जाए, फिर ही बिजली से किसान को सस्ती बिजली दें, अच्छा बीज दें। कोई बीज में काम होता ही नहीं। आपकी कपास तबाह हो गई, 1/3 रह गई पैदावार, कोई काम नहीं हो रहा। वो भाई क्या करें? ये जो एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, ये करीब ही, तो इस पे ये आइडिया पेश किया गया। उनके पास कई हज़ार एकड़ ज़मीन है कि यहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी बना दें। और खुदा के बंदो, जो करने का काम है, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ये हर रोज़ बदलती हुई दुनिया है। इसमें हमेशा नए बीज चाहिए, अच्छी किस्म की खाद चाहिए, फिर वो बीज बदलने पड़ते हैं, फिर फसलों की हिफाजत का मसला है, फिर पानी का प्रॉपर इस्तेमाल है। इतना पानी जितना पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, रात में सोच रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले कहा कि खाद दरिया बह रहा हो, उस वक्त तो दुनिया में पानी का कोई मसला नहीं था। पानी ज़ाया न करो। पानी की वेस्टेज है, फ्लड इरिगेशन होती है, कोई इसके लिए काम शुरू करना तो दूर की बात है। कभी आपने कोई सेमिनार भी देखा इस पे हुकूमत ने कराया हो? बाहर सेमिनार हो तो हुकूमत उसमें भी जाके शिरकत करती है। सिंध हमेशा या सूखे का शिकार होता है, सिंध या खुश्कसाली का शिकार होता है, या सैलाब की नजर होता है। कोई मंसूबा सिंध हुकूमत ने बनाया? बाकी हुकूमतों ने भी क्या? खैर कोई नहीं बनाया। सर, आप जिन अवामी मसाइल की बात कर रहे हैं, अगर इस पे हुकूमत पे बाज पुरस नहीं की जा रही तो हुकूमत को फिर इमरान खान साहब का मरहूने मिन्नत होना चाहिए कि अवामी मसाइल के ऊपर बात करने की बजाय हुकूमत के पास इशू इस वक्त इमरान खान है और अवाम भी नहीं बोल रहे। हाँ, सही है। जब तक हदफ इमरान खान मौजूद है बस ठीक है। अरुण साहब, कतर के साथ हमारे मामलात का क्या? जज्बात का खेल है, ये कैथारसिस है। असल मसाइल में बात नहीं करनी, कैथारसिस करना है। जैसे कदीम ज़माने में मज़ारे अपने जागीरदारों की जंगें लड़ा करते थे, अपने लीडरों के पीछे खड़े हुए हैं लोग, ये सोचे समझे बगैर वो क्या कह रहे हैं उसकी तायद करते चले जाए।
हारून साहब, कतर के साथ हमारे मामलात का क्या बना? कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी? कुछ भी नहीं, खुशफहमी थी, ख्वाब था कि $2-3 बिलियन वो देंगे और ये करेंगे, और जनाब कम अज़ कम ये कि डिपॉजिट ही देंगे अगर, और इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी करेंगे। वो उन्होंने कहा सवाए LNG के हम कई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। जितनी तजावीज़ इन्होंने दी वो ऐसे उठा कर ले जाते हैं, कोई बाकायदा प्लान तो नहीं होता। भाई सरमाया बड़ा सेंसिटिव होता है। कतर अब एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको कभी आपकी ज़रूरत थी, अब आपको उन्हें जब वो उनकी नाकाबंदी की जा रही थी उन्हें आपकी ज़रूरत थी। अब वो जनाब बड़ा प्लेयर है, गैस और पेट्रोल महंगी होने के बाद, यूक्रेन की जंग छिड़ने के बाद उन्हें ज़रूरत नहीं है। जो पेशकशें इन्होंने की हैं सब की सब उन्होंने मुस्तरद कर दी हैं, कोई एक भी अभी तक मैच्योर नहीं हुई। ये ऐसी शब्दाबाजी करते रहते हैं, ख्वाब दिखाते रहते हैं लोग। ये तो कहते हैं कि शरीफ बरादरान के लिए कतर वाले बड़े दरिया दिल नहीं है, महदूद से इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है। शरीफ बरादरान के लिए सुना करते थे कतर वाले बड़े दरिया दिल। कोई चीज नहीं होती। अगर चीन आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है तो चीन को आपकी जरूरत, आपको भी चाहिए, हमें भी चीन की जरूरत है और चीन को हमारी जरूरत है। ठीक है, अरब जब तक इसराइल से खौफजदा थे, अब तो उन्होंने सुलह कर ली है, तो पाकिस्तान की उन्हें ज़रूरत थी, पाकिस्तान आ रहे, आखिर फिर उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तानियों के सिवा कोई नहीं लड़ सकता बैतुल मक़दस के लिए और उसके लिए, हिजाज मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के लिए पाकिस्तानी लड़ सकते हैं या तुर्क लड़ सकते हैं, फिर एक दिन ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप अपना बुनियादी ढांचा तो ठीक है, देखिए तरक्की इस तरह नहीं होती। कतर ने आपको पैसे दे दिए, चीन ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बड़ी अहम है, लेकिन यह कि आपका अपना क्या सनती ढांचा है। आप पैसे तो आप लोगों के तिजोरियों में पड़े हुए हैं। 30% सीमेंट की खपत कम हो गई है, कोई 20-22% पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो गया है। तो आप अपनी इंडस्ट्री की कोई नया कोई बड़ा यूनिट नहीं लग रहा, कहीं कोई बड़ा कारखाना नहीं लग रहा, कोई नया मंसूबा शुरू नहीं हो रहा। तो ये मिलते क्यों नहीं, सनतकारों से बात क्यों नहीं करते? और बेयकीनी पैदा करते हैं, इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे और ये कर देंगे और इलेक्शन मुलतवी कर देंगे। ओ भाई ये आप क्या कर रहे हैं? पहले इतनी कशीदगी है, इतनी बेयकीनी है, और जब ये खौफ का माहौल आप पैदा करेंगे, हमेशा जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, जहाँ सियासी इस्तेहकाम होता है, वहाँ सरमायाकारी होती है। वरना अपने लोग नहीं करते, बाहर से लोग क्यों आके इन्वेस्टमेंट करेंगे जी? हारून साहब, आप कहते हैं बेयकीनी फैली हुई है। हमारे वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ये दावा करते हैं मैंने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया, श्रीलंका नहीं बनने दिया। 7400 अरब रुपए कर्ज लिया 4 महीने में उन्होंने, 7400 अरब रुपए। गौर फरमाया आपने? अगर 58 से शुरू किया जाए, जब गैर मुल्की इमदाद हमने लेना शुरू की, तो यानी मैक्सिमम एक साल में कितना 2% होगा, और 4 महीने में कितना होगा 0.5% जी। 18% कुल कर्जे का मिफ्ता साहब ने लिया। मिफ्ता साहब से तो उनकी पार्टी मुतमईन नहीं है, तो वो क्या दावे करते फिर रहे हैं? खुद कहते हैं मैं चला जाऊंगा, और इसहाक डार भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, नवाज शरीफ साहब भी उनसे नामुतमईन है। हाँ, वो चले जाओ, वो उनके बस की बात नहीं है। वो शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, वैसे वो अपना कारोबार, वो फोकस नहीं है। आपने देखा नहीं, 2-2.5 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, फिर लतीफ़ा सुनाने लगते हैं। भाई आपको लतीफ़े सुनाने के लिए थोड़ी, बोलो वो अपना एक वज़ीर आज़म होते थे आई चौधरीगर जी जी, तो वो हर घंटे के बाद, वो डायबिटिक थे हालांकि, तो डायबिटीज़ के मरीज थे, तो वो हर घंटे के बाद दूध का एक गिलास पीते थे। किसी ने उनसे कहा भाई वज़ीर आज़म साहब ये आप क्या करते हैं, हर एक घंटे के बाद दूध का एक गिलास पीते? कहने लगे कायदे आज़म ने मुझे कहा कि जब आदमी की उम्र 60 साल से ऊपर हो जाए तो उसे हर थोड़ी देर के बाद कोई चीज़ खा लेनी चाहिए, तो मुझे दूध जो है पसंद है। तो उन्होंने कहा कायदे आज़म के अक़वाल ज़र्री में से यही एक बात आपको याद रही, आप डायबिटिक हैं, दूध पीते हैं। सही। सर हारून साहब, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके वापस आते हैं तो फिर की डील के बावजूद ये डॉलर की बढ़ती कीमत और यौम दिफा की तकरीबात के हवाले से भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, यौम दिफा की तारीख के हवाले से बिलखुसूस बात की जाएगी, लेकिन बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से रब्त उसका टूटा था। हारून साहब, IMF से डील हुई, दोस्त ममालिक ने ताउन भी किया, लेकिन इसके बावजूद डॉलर को लगाम न डाली जा सकी। इसकी बुनियादी वजूहात क्या देखते हैं आप?
भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। IMF कहता है कि कोई 30 बिलियन और 75 करोड़ डॉलर की ज़रूरत होगी, तकरीबन ये समझे 31 बिलियन डॉलर की ज़रूरत होगी। तो किस कीमत पे ये कर्ज़ आपको मिलेगा? जो आपकी रही सही आज़ादी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो डॉलर इसलिए महंगा हो रहा है। अफ़गानिस्तान भी एक वजह है। अफ़गानिस्तान के लिए दरामदात कहाँ से होती हैं? यहाँ से पाकिस्तान से डॉलर ख़रीदे जाते हैं, और आपका कोई निज़ाम तो है नहीं कि आप इसको चेक कर सकें। स्मगलिंग जारी रहती है मुस्तकिल तौर पे। उस स्मगलिंग को रोका क्यों नहीं जाता? जब ये कोई 8-10 साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर शोएब सडल से कहा था कि ये मालूम करें कि क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो है स्मगलिंग कैसे होती है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक दिन में, जो उन्होंने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश की उसमें लिखा हुआ था एक दिन में चमन से ट्रक वापस आ जाता है, हत्ता के वहाँ से भी आ जाता है, जो दूसरा बॉर्डर है तुरखम का, वहाँ से भी वापस आ जाता है, वहीं मोहरें लग जाती हैं। वो सामान सारा यहाँ बिकता था, उस पर कुछ उन्होंने कहा ये जो मैंने लिखा है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और बेशुमार सामान आ रहा है जो अफगानिस्तान पहुँचता ही नहीं। भाई अब बाढ़ भी लग गई है, इसके बावजूद स्मगलिंग हो रही है। तो जाहिर है जब जिम्मेदार लोग उसमें मुलव्वस हैं। गंदम के हज़ारों ट्रक चले जाते हैं, सेंट्रल एशिया तक पाकिस्तानी गंदम चली जाती है। तो उसको जब तक आप नहीं रोकेंगे तो कैसे हो सकता है कि अंधे हैं? नहीं हारून साहब, आप ये देखिए गुज़श्ता दिनों जब डॉलर की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो रहा था, तब जो सेनेट की कमेटी बराए खजाना थी उसमें यह बात हुई कि आप 2 से 3 बॉर्डर बंद करें एक हफ्ता, फिर आप रिजल्ट इसका देख लें। ये सारा कुछ जानते हुए भी बॉर्डर की बंदिश तो जो डॉक्टर सडल की रिपोर्ट के बाद जो ये वो वहीं पे मोहरें लग जाती थी कराची में ही, तो वो जब सिलसिला खत्म हो तो 12 अरब रुपए की उस साल आमदन बढ़ गई थी, और अगर उसको एहतियात से किया जाए तो 100 अरब बढ़ सकती है, 100 अरब। फिर आपका रेलवे का निज़ाम, वो एक अलग बहस है, रेलवे का निज़ाम फाल करें और अफगानिस्तान के अंदर तक रेलवे बिछाएं, और हमारा एग्रीमेंट है सामान वो सिर्फ रेलवे के जरिए ले जा सकते हैं, तो रेलवे के जरिए लेके जाएं तो स्मगलिंग उससे कम हो जाएगी, आपकी रेलवे भी जिंदा हो जाएगी। यानी इकदाम किए जा सकते हैं और उसके जवाब भी मौजूद है, लेकिन अमल दरामद कौन करेगा ये एक बहुत बड़ा हर चीज की जा सकती है, क्या नहीं किया जा सकता? वो क्या ज़फर इकबाल का शेर है कि तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। और ये अफलास के मारे हुए मुल्क मलेशिया क्या था जी? मलेशिया में रबड़ के सिवा क्या है और पाम ऑयल के सिवा? और रबड़ और पाम ऑयल पे उनकी इकोनॉमी चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे चल रही है, कंप्यूटर बना रहे हैं वो, और इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत बना रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ ऐसी जिसे वो $35 बिलियन हासिल करते हैं। वो उसमें हांगकांग में क्या था अपना, ये जो है मलेशिया से मुत्तसिल जो इलाका, क्या नाम है वहाँ, क्या था? सिंगापुर में क्या था? कोरिया में क्या था? कोरियन इंजीनियर्स को तो मैंने खुद देखा है पाकिस्तान में अपने चीज़ों की खरीदते हुए, उनकी रातों को जाग के उनका मुआयना करते हुए कि उसकी नक्काली कर सकें। पहला 5 ईयर प्लान, डेवलपमेंट प्लान यहाँ से वो लेके गए थे। बात यह, सरमाया आपका मुल्क से बाहर चला जाता है, $10 बिलियन सालाना, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग आपके बाहर चले जाते हैं। जब आप कोई सियासी इस्तेहकाम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, और हुकूमत है जरदारी साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, सुभान अल्लाह, और अभी हमजा को बनाना चाहते हैं फिर चौधरी परवेज इलाही को हटा के। हारून साहब, इकोनॉमी कहाँ से ठीक हो जी? प्रोग्राम का भी वक्त खत्म होने वाला है, करीब है। यौम दिफा के हवाले से बात कर लेते हैं। दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया एम आलम ने, तारीख में कोई वाकया नहीं था 1 मिनट में इतने जहाज गिराने का। अपना द्वारका की जो है वो अपना बंदा तबाह कर दी हमने, पठानकोट और दूसरा कौन सा राजस्थान में उनके हवाई अड्डे हमने तबाह कर दिए। पाकिस्तानी फिजाइये की कारकर्दगी कहा जाता था, तारीख में से कोई मिसाल नहीं है। उसकी वजह से जनरल सरफराज को सीरिया भेजा गया था उन्हें गाइड करने के लिए। इसराइल ने उसकी पैटर्न को फॉलो किया। अच्छा, 150 सिपाही थे, 150 लाहौर में, 150 सोल्जर थे जिन्होंने इंडियन आर्मी को रोके रखा 5 दिन तक, जिसमें मेजर अजीज भट्टी शहीद हुए। 600 टैंकों के साथ हमला किया था सियालकोट पे, 600। चिंडा को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ी टैंकों की जंग थी, उसे पसपा किया गया। आज़ाद कश्मीर में कुछ इलाके पे उन्होंने कब्जा किया था, टिटवाल और हाजीपीर पे, वो वापस लिए पाकिस्तान ने।
उनको वापस करने पड़े। सिर्फ एक कैप्टन सुल्तान होते थे जो बाद में बड़े लीजेंडरी कैरेक्टर बने, तन्हा चंद आदमियों के साथ जाके कोई 100-150 किलोमीटर अंदर मकबूजा कश्मीर में एक पूरी बटालियन दस्ती बमों से उन्होंने तबाह कर दी थी। और डेली मिरर ने लिखा, ये अपने इंडियन ऑथर हैं, उनकी किताब है ऑफ कवर्डनेस एंड पैनिक, आर.डी. प्रधान। इन्होंने लिखा है मेजर जनरल राजेंद्र प्रसाद जो थे जब लाहौर के माज पे, वो गन्ने के खेतों में छुप गए थे, उन्होंने अपने बैज उतार दिए थे। उनसे कहा जब उन्हें उनसे निकाला गया बाहर पे, तुम कुली हो कि तुम जनरल हो? और वो कहते हैं कि उन्होंने लिखा है अपना, इन्होंने आर.डी. प्रधान ने, कि जो पैनिक की हालत में थी इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी दिल्ली के दरवाजे पे पहुंच सकती थी, अमृतसर को फतह कर सकती थी, और भी बहुत से वाकयात हैं। वो तो कोई डेली मिरर ने लिखा उसी वक्त, उन्हीं दोनों टाइम्स ने लिखा कि 3 गुना बड़ी फौज है और 4-5 गुना बड़ी आबादी है। उस वक्त 4-5 गुना थी, और इसके साथ हमला करके और ये अंजाम है। वो तो कह रहे थे जिम खाना में शाम को चाय पियेंगे, आपको बताया नहीं था, BBC ने खबर जारी कर दी थी जी। इतना यकीन है, लाहौर के अंदर तक तो वो आ गए थे, 150 आदमियों के साथ हमला रोक दिया। ये पता नहीं ख्वाजा आसू साहब भी एक अजूबा ही है। अच्छा हारून साहब, मुआहिदा ताशकंद के तहत जो इलाके वापस लिए गए थे उस पर भुट्टो साहब बड़ा कहते थे कि मैं ये राज अफशा करूंगा, वो राज कौन सा था? कोई राज था ही नहीं। भुट्टो साहब जब वहां से आए, असल में अयूब खान उन्हें अलग करने का फैसला कर चुके थे, उनकी वफादारी पे उन्हें यकीन नहीं था। अव्वल तो उन्हें पहला एतराज़ ये था कि जंग के लिए उकसाया, उन्हें यकीन दिलाया। और भुट्टो बड़े पढ़े लिखे काइयाँ आदमी थे, अयूब खान तो वो एक सीधे साधे आदमी थे, अगरचे एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे थे। तो उन्हें जंग के लिए उकसाया इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करने में। फिर ये उन्हें उनकी वफादारी पे भी यकीन नहीं था। वो समझते थे कि भाई ये इनका ख्याल है कि मैं ये हार जाएं तो उनके लिए रास्ता हमवार हो जाए। स्टेट क्राफ्ट को तो समझते थे भुट्टो। और आके ताशकंद से तो उन्होंने कौमी असम्बली में मुआहिदा ताशकंद की वकालत की। फिर उन्होंने कहा एक राज है मैं बताऊंगा, एक राज है मैं बताऊंगा। 6 महीने तो इसी में गुजार दिए। फिर बताया तो उन्होंने कुछ नहीं, कोई राज नहीं था। जंग पाकिस्तान के वसाइल ही नहीं थे। अलबत्ता ये है कि हम इंडिया में बाज़ बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत के इलाकों पे कब्जा कर लिया था, वो हम रिटेन कर सकते थे शायद, अगर मतलब ये कि हालात साजगार होते। वो इंडिया ने भी, उसमें बरतानिया ने भी मुदाखलत की, अमेरिका ने भी मुदाखलत की कि न करें। मकबूजा कश्मीर में तो हम उनके लिए हालात बहुत दुश्वार कर सकते थे। हारून साहब, आप क्या समझते हैं बेहतरीन कौमें जो हैं वो जंगों से क्या सबक हासिल करती? देखिए, जंग का तो एक ही सबक है, जंग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और जंग को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। जदीद जंगें बड़ी हौलनाक हैं, लेकिन ये आपकी फ़िज़ाइया जो है, ये आपको पता है, ये दुनिया में हमारे पायलट सबसे बेहतर समझे जाते हैं। हमारे साइंसदानों की टीम को दुनिया में बेहतरीन समझा जाता है। हमारे पास वसाइल नहीं है, वरना जो कुछ अमेरिका और फ्रांस और बनाया है उन्होंने, रूस ने और चीन ने, हम सब बना सकते हैं। ये मैं बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं साइंसदानों से मिलता रहा हूँ, बहुत साइंसदानों से मेरी मुलाकात हुई। वो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हैं। ज़ाहिर दिफाई मामलात के बारे में मोहतात ही गुफ्तगू की जा सकती है। एक आखिरी बात मैं आपको बताऊँ जी, पाकिस्तान के पास ऐसी कई चीज़ें हैं जिसका दुनिया को कोई इल्म नहीं है, और खुदा न खास्ता हमला हुआ, जंग की कभी आरजू तो नहीं करनी चाहिए। तो इंडियन ऐसे पछताएंगे, वो 22 फरवरी को क्या पछताए थे, वो ऐसा पछताएंगे कि याद रखेंगे उनकी आने वाली नस्लें भी। सही। हारून साहब, वक्त ख़त्म हो चुका है। कुलिया बेहतरीन है कि जंग के लिए हर वक्त तैयार भी रहना चाहिए और हत्तुल इम्कान से दूर रहने की कोशिश भी की जानी चाहिए। नाज़रीन, मुकाबिल से मुझे और हारून साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।